Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का, जहां हम हर रोज़ की तरह डिस्कस करेंगे आज का अपना सेशन, जहां हम कवर करते हैं MCQ के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर न्यूज़। तो बिना देरी करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और एज यूजल मैं फिर से वही कहूँगा कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे, मेरी टीम को जो भी छोटी सी है उसे मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का, और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लगातार हम चलाते रहें। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हम आज लेकर आए हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, अटेंटिव रहिए, और कुछ भी अगर समझ नहीं आता है कुछ भी, तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, वापस से प्ले कर लीजिए। दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, कि आप एक चीज़ को कई बार वापस से रिवाइज कर सकते हैं, सेम वीडियो को रिवाइंड करके चला सकते हैं, सेम चीज़ बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। वही इन अदर हैंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट हम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो बार बार क्या करेंगे, आप रिवाइंड कीजिए, चीज़ों को समझिए, समझ नहीं आता तो वापस से फिर से रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है साहब, क्लियर। तो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ई जागृति पोर्टल, ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या है, ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की एक पहल है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है कि ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है, राइट। ऑप्शन हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, नेक्स्ट हमारा है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय की यह एक पहल है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ई जागृति प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ई जागृति प्लेटफॉर्म जब हम इसकी बात करेंगे तो बेटा ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी, यह 1 जनवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो लॉन्च कब हुआ था, 1 जनवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूजर्स का जो आंकड़ा है वो पार किया है, जिस कारण यह प्लेटफॉर्म न्यूज में आ गया है वापस से, राइट। कोई दिक्कत इसमें है क्या, बेसिकली यह एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो आप कोई भी एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, कोई भी आपको शिकायत करनी है, कोई भी आपको कुछ भी, कोई भी आपकी परेशानी है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैक कर सकते हैं, और यह AI बेस्ड एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, शिकायत की क्या स्थिति है उसे ट्रैक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, राइट। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है सारा, यानी कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, प्रूफ देना है किसी चीज़ का, तो आप डिजिटली दे सकते हैं, डिजिटली सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में भी कोई इशू है नहीं, राइट। और एनालाइज के लिए विशेषकर यह पहुंच प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह हम इसे यूज करते हैं। और यह मैंने क्या बताया, किसके लिए बनाया गया है, यह बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ता के लिए। तो बेटा उपभोक्ता के लिए बनाया गया है, तो कौन सा मंत्रालय है काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, तो भाई मेरे ऑप्शन सी, यानी कि उपभोक्ता मामले से संबंधित मंत्रालय जो होगा वो उसकी क्या होगा, उसी की ये पहल होगा। यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है सुकार्जिमा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। साकुराजिमा ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है। ठीक है जी, ऑप्शन हमारे हैं चीन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। बताओ साकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है। ठीक है, कहाँ बेटा, तो राइट ऑप्शन हमारा है जापान।
कहाँ पड़ता है जी? जापान में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठीक है। क्या है जी? ठीक है, राइट। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या था बेटा? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? वैसे ज्वालामुखी जो अक्सर समय समय पर विस्फोट जिनमें होता रहता है, ऐसे ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। एक छोटा सा फैक्ट आप सुन लीजिए इस ज्वालामुखी से रिलेटेड कि अभी जो हाल ही में विस्फोट हुआ है उसके जो एलिमेंट्स थे वो हवा में लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी राख फैल गई थी, इसलिए यह ज़्यादा न्यूज़ में रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो न्यूज़ में रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा, जो हाईलाइटेड रहेगा वो हमेशा क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, राइट। तो आप ये वाला जो ज्वालामुखी आप याद रखेंगे, साकुरा जिमा। मुझे बताइए भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कहां पड़ता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहां पर है? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? ठीक है साहब, ऑप्शन हमारा है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए सर? राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? ठीक है जी, बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑपरेशन अजय है, जो हमारा एक्सरसाइज अजय है, जो एक्सरसाइज अजय है वह यूके प्लस इंडिया दो देशों के बीच होने वाली एक जॉइंट एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट तक? क्लियर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझिए, यह इस एक्सरसाइज का 2025 में 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है बेटा? 8वां संस्करण है। और यह कहां पे हो रहा है? यह भारत के राजस्थान में यह इवेंट होगा। भारत के राजस्थान में यह इवेंट होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक आप जा सकते हैं तो महाजन फील्ड रेंज है। कौन सी है? महाजन फील्ड फायर रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, फील्ड फायरिंग रेंज में यह इवेंट होने जा रहा है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट दोबारा से समझ लीजिए। ऑपरेशन अजय, सॉरी एक्सरसाइज अजय भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है जो भारत में राजस्थान में अब की बार होगी। हम बात कर रहे हैं कौन से सेशन की? डेट है 2025 वाले की, जो कि कहां पे होगा? भारत के राजस्थान में हो रहा है और यह 8वां सेशन है। ठीक है, कहां पे होगा स्पेसिफिक? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह शुरू हो गया है। ठीक है, 8वां सेशन है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि 8वां है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन हमने रखा भी है, आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है तो कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोलाने फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत है, तो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं आप उन्हें, आई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर निकल जाएगा, आप उन्हें लिख नहीं पाएंगे, बट इसे एटलीस्ट वन लाइनर में आप लिख लो। ठीक है, ऐसे मैं कुछ ही क्वेश्चन लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और वन लाइनर में आप लिख लो इन्हें, क्योंकि एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपने रिवाइज करके जाना, दैट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। 101% ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, रोलाने महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। क्या है जी? हिमाचल प्रदेश। क्या है जी? हिमाचल प्रदेश है। और यह कहाँ पे हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में होगा। कहाँ पे हो रहा है बेटा? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, जो क्या है, अपनी प्राचीन परंपरा और आस्थाओं को कंजर्व करने के लिए एक महोत्सव ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, माना जाता है कि यह जो महोत्सव है वो इनका 5000 साल पुरानी परंपराएं हैं, 5000 पुराना यह त्योहार है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और यह जो दिव्य पारियां होती हैं उनके सम्मान में किया जाता है, जिसे आप कहीं कहीं सौनिश भी कहा जाता है। तो सौनिश क्या होती है? सौनिश दिव्य परियां होती हैं, सॉरी परियां। ठीक है, तो यह 5000 पुरानी परंपरा है, परंपरा या त्योहार। ठीक है जी, क्लियर। जो दिव्य परियों के सम्मान में करते हैं, दिव्य परियों के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है और इन्हें बोला जाता है सौरिन।
क्या बोला था बेटा ने, इन्हें सोनिस बोला था, सोनिस, अरे हाँ सोनिस, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सोनिस, ठीक है, इन्हें सोनिस बोला जाता है, दिव्य परियों को। क्लियर पॉइंट तक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट आर दी फोरामिनिफेरा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, यानी कि फोरामिनिफेरा क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखे गए हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक वर्ड है, यह वर्ड किससे रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्या क्वेश्चन में बनाऊं कि फोरामिनिफेरा एक वर्ड है जो न्यूज में बना हुआ है, वह किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया, क्या है, एकल कोशिका वाले समुद्री जीव, या फूलों के पौधों की प्रजातियां, मूंगा प्रजातियां, या आक्रामक खरपतवार। आप इसे लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इसे आप वन लाइन में एटलीस्ट नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा है एकल कोशिकीय वाले समुद्री जीव। क्या है ये है एकल कोशिकीय समुद्री जीव, यानी कि बेटा राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए। क्या है जी, ऑप्शन ए यहां पे राइट हो जाता है। क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व ईच ईयर ऑफ कोमेमोरेट इन 1939 नाजी क्रैकडाउन ऑन प्रेग्यू स्टूडेंट, यानी कि प्राग के छात्रों पर 1943 के नाजी क्रैकडाउन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन हमारे हैं 15 नवंबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर, या फिर 21 नवंबर। ठीक है जी, बताइए तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है 17 नवंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। क्या है जी, 17 नवंबर, 17 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप समझिए इस इवेंट को, ऐसा था कि 17 नवंबर 1939 में नाजी शासन के दौरान चेकोस्लोवाकिया में क्या हो रहा था, जो स्टूडेंट थे प्राग में वो एकत्र होते और प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ कि छात्रों के अगेंस्ट में कार्रवाई की गई, जिसमें 9 छात्रों को फांसी दी गई और लगभग 12 छात्रों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, क्लियर। और उस दौरान चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया हम जब बात करें, उसमें सारे विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी सबको बंद कर दिया गया। इस घटना को याद करते हुए उसके उपलक्ष्य में 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिससे हमें प्रतीक होता है, क्यों मनाते हैं कि छात्रों के साहस, उनकी एकता और उनकी जो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी, उसके प्रतीक के रूप में हम उसे मनाते हैं। क्योंकि उस समय पे क्या हुआ, छात्रों के साहस का दमन किया गया, उनकी एकता को तोड़ा गया और उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे भी समाप्त करने की कोशिश की गई। उसी को याद करते हुए, उन्हें बढ़ावा देते हुए कि अब हम छात्रों के साहस को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, उनकी एकता को बढ़ावा देंगे, उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी वैल्यूज हैं उनको अब हम प्रमोट करेंगे, ना कि डिमोट करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, 17 नवंबर को मनाया जाता है ये दिवस। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द रोलानी फेस्टिवल इज प्राइमरली हेल्ड इन विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अभी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कमेंट के लिए बोला जाएगा। रोलानी महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय जिले में और राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है किन्नौर हिमाचल प्रदेश, लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश, या फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड, लेह लद्दाख। बताइए सर कहाँ पे किया जाता है ये सेलिब्रेट, बताइए। मैं कर चुका हूँ ना, हम अभी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। चलो कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो 2 क्वेश्चन रिवाइंड कर लेना, पता चल जाएगा ऑप्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द सदर्न फॉरेस्ट इन झारखंड टू नोटिफाइड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन द टाइम फ्रेम। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में सारंडा वन को किस समय अवधि के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, या फिर बिना किसी समय सीमा के। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि सारंडा वन है, सारंडा वन को क्या बोल रहे हैं कि उसे वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाइए। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया है, टाइम फ्रेम दिया है। वो टाइम फ्रेम पूछा है कौन सा है। सारंडा वन कहां पड़ता है बेटा, झारखंड पड़ता है। अगर ये वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है तो कौन सा बनेगा, झारखंड का एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य बन जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स का कि सारंडा वन्यजीव संरक्षण जो वो है साइट, वह किस स्टेट में
पड़ती है। तो आप आंसर लगाएंगे झारखंड में, ठीक है, राइट। बात करते हैं इस क्वेश्चन में कितने महीने के अंदर बनाने के लिए बात की, बताओ कितने महीने का ऑप्शन दिया है, कोई फॉलो कर रहा है करंट अफेयर्स? तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के अंदर सरकार को यह करने के लिए बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि झारखंड सरकार को 3 महीने के अंदर सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया है, ठीक है साहब, क्लियर, ठीक है। थोड़ा समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन, तो भारत में कंजर्वेशन के लिए कई अलग अलग श्रेणीज हैं, उनमें एक बात आती है, हम जब कंजर्वेशन की बात करते हैं तो क्षेत्रों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है जी, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 के तहत हम वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करते हैं, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने में क्या होता है, तो हम एक एरिया, एक क्षेत्र को घोषित करते हैं, ठीक है, जहां पर वनस्पति हो सकती है, ठीक है, वन्यजीव हो सकते हैं, राइट, कोई पारिस्थितिक इकोसिस्टम हो सकता है, कोई पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, उसको हम संरक्षण देते हैं। किस अधिनियम के तहत देते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हम क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्र घोषित करते हैं। क्लियर पॉइंट। उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के साथ हम यह करते हैं, क्यों करते हैं? उद्देश्य सिंपल सा होता है कि जो वन्यजीव है उनको शिकार होता है, अतिक्रमण हो, या फिर मानव और जीवों का संघर्ष होता है ना, बैटल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो जीव है उनको हानि होती है, उनकी संख्या कम होती है, उन सबको बचाने के लिए हम ऐसे संरक्षित एरिया घोषित करते हैं, ठीक है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में 573 वन्यजीव संरक्षण हैं, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 573, ठीक है, राइट, क्लियर पॉइंट तक। और अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व आज भारत में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि केवलादेव अभ्यारण्य है, कहाँ पड़ता है बेटा? राजस्थान में पड़ता है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। किसके लिए फेमस है बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पेरियार पड़ता है एक अभ्यारण्य, केरल में पड़ता है। तो मैं तो आपको बता दिया लगभग ओवरऑल पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, ठीक है। तो ऐसे इंपोर्टेंट होते हैं, आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं, बट अभी एक नया बनने वाला है जो न्यूज में है, तो आप इस पर फोकस ज्यादा रखेंगे, ठीक है। झारखंड की और भी देख लेंगे, क्योंकि झारखंड इसमें न्यूज है, तो झारखंड की और भी जो वन्यजीव अभ्यारण्य साइट है उन्हें आप देखेंगे, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ बेटा ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाता है, और ये नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनने वाला है, तो आप बी प्रिपेयर फॉर दिस, और ये इंपोर्टेंट रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप छोड़ेंगे नहीं, 1 लाइनर बना लेना इसका, ठीक है। जो मैं इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं आप उसे 1 लाइनर रखें, ठीक है। बिफोर गोइंग एग्जाम यू विल हैव टू रिवाइज दैट 1 लाइनर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस से और बहुत ही PYQs वगैरह सब चीज एनालिसिस करने के बाद ही सब चीज बोलता हूँ। मैं हर क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, हालांकि सभी क्वेश्चन मैं बहुत ही सजग तरीके से और बहुत ही एनालिसिस के बाद क्वेश्चन बनाता हूँ, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को कि पहले को इंपॉर्टेंट, कि वो आपको एटलीस्ट वो आपको पता हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है खाड़ी सहयोग, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC अप्रूव्ड वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम प्राइमरली अलाउ द ट्रेवलर्स टू, यानी खाड़ी सहयोग परिषद की अनुमति वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम मुख्य रूप से यात्रियों को निम्नलिखित की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि GCC ने एक सिस्टम क्या किया है, अप्रूव किया है कि वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या है, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम, एक ही जगह सारी चीज करा दो, उसके बाद फिर परेशान मत करो यात्रियों को। इस उद्देश्य के साथ क्या है, मतलब क्या अनुमति देता है, सभी सदस्य राज्यों के लिए एक ही वीजा शुल्क का भुगतान करना जी। नेक्स्ट हमारा है अतिरिक्त परमिट के बिना सदस्य राज्यों में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, बिना किसी पासपोर्ट के GCC राज्यों में यात्रा करना, या फिर लास्ट हमारा है हर सीमा पर बार बार जांच के बजाय एक ही बिंदु पर स्पष्ट आव्रजन और सुरक्षा। ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन डी, ठीक है, क्या है जी, ऑप्शन डी। यहां सिंपल सा मीनिंग है कि एक पॉइंट पर सब चीज क्या है, स्पष्ट बिंदुओं में बता दो और जांच कर लो, बार बार सेम चीज की जांच ना हो, ठीक है। एक पॉइंट पर आप खत्म कर दो, उस पर फुल डिटेल में चेक कर लो, बट ऐसा नहीं कि GCC में अलग अलग देशों में जा रहे हैं हर जगह खड़ा कर दे रहे हो, चेक कराओ पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, नहीं ना, क्यों हो रहा है इससे क्या फायदा होगा, GCC में क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले जब एक चेक पॉइंट हो जाएगा तो यात्री जाना प्रीफर करेंगे, उनको पता होगा कि हम अब हर GCC कंट्री में जाएंगे तो वहां पर हमें अलग से चेकिंग पॉइंट नहीं खड़ा होना है, एक बार खत्म होगा काम खत्म, आगे फिर लगातार आप घूम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यात्रा को, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आप सभी को पता है जो गल्फ कंट्रीज है वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं,
उनको भी पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर रिसोर्सेज। हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा। आप सभी को पता है कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑयल हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं टूरिज्म की तरफ। जब टूरिज्म की तरफ जाएंगे तो उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, उनकी यहाँ यात्रा गति बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार को क्या मिलेगा, एडिशनल क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम बूम कर जाएगी, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो अलग अलग चेक पॉइंट ना करके एक ही पॉइंट पर आप डिटेल में चेक पॉइंट सारी चीजें चेकअप कर लीजिए, उसके बाद आगे बार बार आपको सेम चीज के लिए आप चेकअप नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि एक जगह आप जाइए और वन स्टॉप सारी चीज चेक कर लो, आगे देन नो नीड टू चेक ऑल द डिटेल बाय एनी वन, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख देता हूं ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर पॉइंट था, डन। चलिए नेक्स्ट चीज हम समझेंगे, एक यहाँ पे बात हुई जीसीसी। जीसीसी यहाँ पे हमने बात की, जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से आप इसे जानते हैं। इसे स्थापित किया गया था 25 मई 1981 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था बेटा, 25 मई 1981 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यह अभी भी न्यूज़ में आया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, चेंज किया, एक पहल आई है इसके द्वारा लाई गई है, जिसके कारण यह न्यूज़ में बना हुआ है। और न्यूज़ में कोई चीज़ रहती है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, सिंपल है ना, डन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरब में, सऊदी अरब, रियाद के सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सिंपल शब्द से क्या है कि जो खाड़ी देश है उनका सहयोग बढ़े, उनमें कॉपरेशन हो और साथ ही साथ एकता की भावना आए। दूसरा, इससे देखो, जब आप एक चेक पॉइंट से एक कॉमन एजेंडा के साथ आ रहे हैं, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो क्या होगा कि सपोज करो एक देश से एक व्यक्ति निकला, पहले जांच हो गई, अब वो सक्सेसफुली निकल गया पूरा टूर करके, तो वो कहीं ना कहीं क्या टूरिज्म प्रमोट हुआ। दूसरा, इन देशों के प्रति, एक दूसरे के प्रति इन देशों में भी ट्रस्ट की भावना आएगी, ठीक है। फिर सहयोग बढ़ेगा, फिर सहयोग अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें भी बढ़ावा देगा। इसी उद्देश्य के साथ लाया गया था जीसीसी को, कि जो देश हैं आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए, अपने इंटरेस्ट को शो करें, अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और साथ ही साथ सहयोग करें, कोऑर्डिनेट्स बढ़ाएं और एकता की भावना के साथ आगे बढ़े, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट तक कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो ये सिंपल सा था। अब मैं सदस्य देश नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि सदस्यों की बात करें तो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, 6 देश हैं, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान, ठीक है साहब। क्लियर। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्लोबल एक्रेडिटेशन बॉडी दैट रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI एज अ साउथ एशियाज ओनली कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो इसका हिंदी वर्जन में शायद नहीं रहा मुझे लिखना याद। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वह वैश्विक मान्यता संस्था कौन सी है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को दक्षिण साउथ एशिया के एकमात्र प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म के रूप में मान्यता देती है। कौन सी संस्था है उसका यहाँ पे नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे हैं कांस जूरी पैनल, यूनेस्को फिल्म विंग, या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, और ऑप्शन डी है हमारा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। तो बेटा जी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन IIF को साउथ एशिया की कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म का मान्यता देते हैं। क्लियर पॉइंट है तक, क्लियर। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनका एक इवेंट हुआ है, IFFI का इवेंट हुआ है, IFFI का 81वां इवेंट हुआ है। कौन सा इवेंट हुआ है, 81वां इवेंट हुआ है, और यह इवेंट गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ बेटा इवेंट गोवा में हुआ है। 81वां नहीं, 56वां था, सॉरी 56वां इवेंट, सॉरी, ठीक है बेटा, 56वां इवेंट हुआ है और यह गोवा में आयोजित किया गया है। क्लियर तक डन। आप याद रखेंगे IFI का इवेंट हुआ है गोवा में और ये 56 का था, और जो IFI को एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के द्वारा ही क्या साउथ एशिया की कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म फेस्टिवल की मान्यता दे दी जाती है। ठीक है साहब, चले आगे हम। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है
व्हाट इज द एडिशन नंबर ऑफ द गरुड़ा एक्सरसाइज कंडक्टेड इन फ्रांस इन 2025 में फ्रांस में आयोजित गरुड़ अभ्यास 2025 का कौन सा संस्करण है? बताइए। ये क्वेश्चन हम कल भी कवर कर चुके हैं, आपको कर चुके थे ना कल। मैंने बताया था कि भारत और इंडिया एंड फ्रांस के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है, गरुड़ा बताया था। और यह फ्रांस में आयोजित हुई। अब की बार फ्रांस के किस बेस पर यह आयोजित की गई मैंने बताया था लास्ट सेशन में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। ये कल मैंने लास्ट सेशन में कराया था और साथ ही साथ मैंने संस्करण भी बताया था कि यह 8वां संस्करण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यह बायलेटरल एक्सरसाइज है, आप ये लिख सकते हैं बायलेटरल यानी कि अरे यार द्विपक्षीय लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, यानी कि दो देशों के मध्य ही होने वाली एक्सरसाइज। एक होता है मल्टीलेटरल, यानी कि दो देशों से अधिक जो देश शामिल होते हैं उसे बोलते हैं मल्टीलेटरल, यानी कि बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज। बट यह द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, यानी कि दो ही देशों के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है जी। एयरफोर्स के बीच होगी, यानी कि फ्रांस की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रायल कंडक्टेड बाय द टाटा मेमोरियल दैट स्टडीड रेडियोथेरेपी आफ्टर ब्लैडर कैंसर सर्जरी, यानी कि टाटा मेमोरियल द्वारा किए गए परीक्षण का नाम क्या है जिसमें मूत्राशय कैंसर सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी का अध्ययन किया गया? बताइए जी। ऑप्शन हमारे हैं BLISS परीक्षण, बार्ट परीक्षण, या फिर रेडिब्लेड परीक्षण, या फिर ब्लेड परीक्षण। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है बार्ट परीक्षण, यानी कि बार्ट ट्रायल के बाद यह जांचा गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डन, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ मेनी इमर्जिंग अचीवर्स वर ऑनर्ड एट दी 2025 सन्स ऑफ दी सॉइल अवार्ड। कौन से अवार्ड की बात हो रही बेटा? बात हो रही है सन्स ऑफ दी सॉइल अवार्ड्स की, ठीक है जी। किसकी बात हो रही है? सन्स ऑफ दी सॉइल अवार्ड में कितने उभरते हुए अचीवर्स को सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। ऑप्शन हमारे हैं 4, 5, 6 या फिर 7। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कितनों को सम्मानित किया गया है इस इवेंट में? तो 5 लोगों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर पर यहाँ तक कोई दिक्कत? 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, राइट। क्लियर पर यहाँ तक। यह इवेंट कहाँ पे हो रहा था? तो यह इवेंट हो रहा है असम में। कहाँ पे हो रहा है जी? असम के गुवाहाटी में यह इवेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में यह इवेंट हो रहा था। गुवाहाटी, ठीक है जी, गुवाहाटी लिख देता हूं साफ साफ। असम के गुवाहाटी में यह इवेंट हो रहा था, ठीक है। क्लियर पॉइंट। उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य सिंपल सा उद्देश्य है कि जो असम के नौजवान हैं, असम के युवा हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनका स्टेटस है, जो उनकी मेहनत है, उन्हें हम राष्ट्र मंच पर एक पहचान के रूप में स्थापित करें, पहचान उनके दिलाएं। इस उद्देश्य के साथ इस इवेंट को आयोजित किया जाता है। इस इवेंट को आयोजक कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है? तो एक संस्था है केयर लीट। क्या है जी? केयर लीट। क्या नाम है जी? केयर लीट संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। संस्था द्वारा आयोजन, संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पॉइंट सिंपल सा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूल माइलस्टोन दैट इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अचीव्ड इन टेस्ट क्रिकेट मेकिंग हिम ओनली द 4th क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू डू। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है भैया कि जो रविंद्र जडेजा जी हैं उन्होंने कौन सा माइलस्टोन प्राप्त किया है जो ऐसा करने वाले केवल 4 ही क्रिकेटर हैं। पता है चौथे ये बन गए हैं, तो कौन सा माइलस्टोन उन्होंने प्राप्त किया है? बताइए। 5000 रन और 350 विकेट, 4000 रन 300 विकेट, या फिर 3000 प्लस रन 250 प्लस विकेट, 250 प्लस रन 200 प्लस विकेट। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। कौन सा अचीवमेंट किया इन्होंने? इन्होंने 4000 रन और
300 प्लस विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखेंगे और प्रोबेबिलिटी लास्ट क्वेश्चन होगा। हु इज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? यानी कि अंशकालिक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन हमारे हैं राकेश शर्मा, राज किरण राय या फिर सुनील मेहता। ऑप्शन डी है एस कृष्णन। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है एस कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्या है जी? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन। अगर बात करें एस कृष्णन साहब की, तो यह पहले पंजाब एंड सिंध बैंक में भी काम कर चुके हैं, इनके पास वहां का एक्सपीरियंस है। अब यह जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सेवा देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? सो दिस इज द डे, दिस इज द सेशन फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पैसे तो लगते नहीं है सब्सक्राइब करने में, थोड़ी बहुत हेल्प होती है, मोटिवेशन मिलता है, मन करता है फिर मन से काम करने का, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।